हार्ड हिटिंग व्लॉग्स। हेलो व्यूअर्स, आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है क्या 2024 में मोदी का विजय रथ प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंच सकेगा। और हम वीडियो में ये भी पड़ताल करेंगे कि आखिर मोदी और बीजेपी के सामने कौन कौन से बड़े चैलेंजेस हैं जिनका उन्हें आगे सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, जो हर 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी और पीएम मोदी के सामने कई बड़ी चुनौतियां हैं, लेकिन उन्हें हराना इतना आसान भी नहीं है। वहीं विपक्ष भी कई तरह की चुनौतियों से जूझ रहा है। विपक्ष की सबसे बड़ी चुनौती एकजुट दिखने और होने की है। दोस्तों, अगले लोकसभा चुनाव में अभी 1.5 साल से भी कम का वक्त बाकी है, लेकिन अभी से मोदी सरकार को हराने के लिए पूरा विपक्ष एकजुट हो रहा है और तमाम कोशिशें कर रहा है। आज मोदी अपने जीवन के 72 साल पूरे कर चुके हैं। इस मौके पर बीजेपी पार्टी मोदी सरकार की उपलब्धियों और जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर लोगों के बीच जा रही है और वे सिलसिला पूरे एक पखवाड़े तक चला। इसके जरिए ये ब्रांड मोदी को और बड़ा करने के लिए कोशिशों में जुटी हुई है। दोस्तों, बीजेपी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में 350 से ज़्यादा सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। ऐसे में सवाल अहम हो जाता है कि क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में पूरा विपक्ष एकजुट होकर पीएम मोदी को हरा पाएगा। व्यूअर्स, 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे क्या होंगे, ये तो उस समय देश की राजनीतिक परिस्थितियां, चुनाव में उठने वाले मुद्दों, बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के साथ उसके तालमेल के साथ साथ विपक्षी दलों और उनके बीच एकता जैसी तमाम बातों पर निर्भर करेगा। लेकिन अगर मौजूदा राजनीतिक हालात के आधार पर अनुमान लगाएं तो 2024 का लोकसभा चुनाव ना तो पीएम मोदी के लिए बहुत आसान है और ना ही विपक्ष के लिए। दोनों के सामने बड़ी चुनौतियां हैं। कामयाबी उसे ही मिलेगी जो पहले अपनी चुनौतियों से पार पा लेगा। हालांकि मोदी समर्थक ज़्यादातर राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि अगले लोकसभा चुनाव में मोदी के सामने कोई चुनौती नहीं है। वहीं तटस्थ चुनावी विश्लेषकों का कहना है कि मोदी के लिए लोकसभा चुनाव में लगातार तीसरी बार जीत बहुत आसान नहीं होगी। दोस्तों, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2014 में बीजेपी ने 23 दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। तब बीजेपी को कुल मिलाकर एनडीए में 24 मेंबर थे। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले कुछ सहयोगी दलों ने बीजेपी से किनारा कर लिया था। एनडीए के कई अहम दलों ने चुनाव के बाद बीजेपी से नाता तोड़ लिया। इनमें 19 सांसदों वाली शिवसेना, 16 सांसदों वाली जेडीयू और 2 सांसदों वाली अकाली दल शामिल है। आज एनडीए में कहने को तो 15 राजनीतिक दल हैं, लेकिन इनमें से 5 ऐसे दल हैं जिनकी लोकसभा में एक भी सीट नहीं है। फ्रेंड्स, उत्तर पूर्वी राज्यों की छोटी पार्टियां बीजेपी के साथ हैं। इनकी लोकसभा में एक एक सीट है। एनडीए में बीजेपी 303 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी है। दूसरी पार्टी का अभी तक नाम तय नहीं है। दरअसल यह एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना से बगावत करने वाले 12 सांसदों का गुट है। एनडीए का सिमटना बीजेपी के लिए खतरनाक संकेत है। इससे यह राजनीतिक संदेश जा रहा है कि बीजेपी अपने सहयोगियों को उतनी तवज्जो नहीं दे रही जितनी वो चाहते हैं या जितनी कि उन्हें मिलनी चाहिए। विपक्षी खेमे में इन दोनों के जाने से बीजेपी को काफ़ी नुकसान हो सकता है। दोस्तों, हम पड़ताल करेंगे कि पीएम मोदी के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है। दोस्तों, पीएम मोदी के सामने इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती उन राज्यों में अपनी सभी सीटें बचाए रखने की है जहां उससे सभी या ज़्यादातर सीटें मिली हैं। मौजूदा लोकसभा में मध्य प्रदेश की 29 में से 28, कर्नाटक की 28 में से 26, गुजरात की सभी 26, राजस्थान की सभी 25, छत्तीसगढ़ की 11 में से 10, हरियाणा की सभी 10, दिल्ली की सभी 7, उत्तराखंड की सभी 5 और हिमाचल की सभी 4 सीटें बीजेपी के पास हैं। 9 राज्यों की इन 145 सीटों पर बीजेपी का कांग्रेस से सीधा मुकाबला है। अभी इनमें से कांग्रेस के पास 3 सीटें हैं। कर्नाटक की 1 सीट जेडीएस के पास है। अगर कांग्रेस इन राज्यों में मजबूती से चुनाव लड़कर बीजेपी को 50 सीटों पर हरा देती है तो बीजेपी के हाथ से केंद्र की सत्ता फिसल भी सकती है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनता दिखाई दे रहा है। इससे बीजेपी की नींद उड़ी हुई है।
इन 9 राज्यों में बीजेपी की सीटें बढ़ने की संभावनाएं बहुत कम हैं, जबकि घटने की संभावना ज़्यादा है। इन राज्यों में बीजेपी और पीएम मोदी के सामने 2019 के लोकसभा चुनाव वाला प्रदर्शन दोहराने की सबसे बड़ी चुनौती है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे दक्षिण में बीजेपी के प्रचार प्रसार की क्या चुनौती है। जुलाई की शुरुआत में हैदराबाद में हुई बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पार्टी को दक्षिण भारत में फैलाने की रणनीति बनाई गई थी। इसके लिए बीजेपी ने बाकायदा टीम तैयार करके दक्षिण भारतीय राज्यों में खुद को मजबूत करने का काम शुरू किया था। दक्षिणी राज्यों में अभी बीजेपी की कर्नाटक में सरकार है। बीजेपी तेलंगाना पर ज़्यादा फोकस कर रही है। यहाँ अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। तेलंगाना में लोकसभा में उसकी 4 सीटें हैं। दक्षिण भारत के सभी राज्यों तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरला और आंध्र प्रदेश में बीजेपी का खाता भी नहीं खुला है। दक्षिण भारत के 5 राज्यों को मिलाकर लोकसभा की 130 सीटें हैं। इनमें बीजेपी के पास अभी सिर्फ 30 सीटें हैं। बीजेपी का लक्ष्य दक्षिण भारतीय राज्यों की कम से कम आधी सीटें हासिल करने का है, लेकिन राहुल गांधी ने भारत यात्रा की शुरुआत करके बीजेपी के प्लान को पलीता लगाने की कोशिश की है। इतिहास गवाह है कि जब भी कांग्रेस कमज़ोर हुई है उसे दक्षिण भारत से ही संजीवनी मिली है। इस हिसाब से देखें तो राहुल गांधी दक्षिण भारत से शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा बीजेपी की तीसरी बार सत्ता में वापसी की राह में रोड़े खड़े कर सकती है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं महाराष्ट्र और बिहार की। उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र और बिहार लोकसभा चुनाव की दृष्टि से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण राज्य हैं। महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं और बिहार में 40। इन दोनों ही राज्यों में बीजेपी का गठबंधन टूट चुका है। हालांकि महाराष्ट्र में बीजेपी ने शिवसेना में बगावत कराकर अपनी सरकार बना ली है, लेकिन चुनाव में महाराष्ट्र की जनता उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे में से किसे बाल ठाकरे का असली वारिस माने, ये चुनाव में पता चलेगा। दोनों राज्यों के मौजूदा राजनीतिक हालात के हिसाब से देखें तो बीजेपी के लिए 2019 में महाराष्ट्र के 23 और बिहार में 17 सीटें फिर से हासिल करना दूर की कौड़ी लगता है। इन दोनों राज्यों में होने वाले नुकसान की भरपाई बीजेपी कहां से करेगी, ये बड़ा सवाल है। बीजेपी के चुनावी रणनीतिकार इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। दोस्तों, अब हम आते हैं पश्चिम बंगाल की तरफ। पिछले साल पश्चिम बंगाल में हुए विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी पीएम मोदी पर भारी पड़ी हैं। पीएम मोदी की लाख कोशिशों के बावजूद बीजेपी ममता बनर्जी को सत्ता से उखाड़ने में नाकाम रही। उल्टे ममता बनर्जी ने पहले से ज़्यादा सीटें जीतकर पूरे दमखम के साथ सत्ता में वापसी की। ममता बनर्जी की प्रचंड जीत के बाद बीजेपी के कई बड़े नेताओं ने तृणमूल कांग्रेस में वापसी की है। इससे बीजेपी कमज़ोर पड़ी है। चुनावी विश्लेषकों का कहना है कि बीजेपी के लिए पश्चिम बंगाल में 2019 में जीती गई 18 सीटों को दोबारा से जीत पाना बेहद मुश्किल है। इनमें से मोदी सरकार में मंत्री रहे बाबुल सुप्रियो के इस्तीफे से खाली हुई सीट पर ममता बनर्जी ने शत्रुघ्न सिन्हा को जिताकर लोकसभा भेजा है। इससे ये साबित हो गया है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का वर्चस्व कायम है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 18 सीटें इसलिए मिली थीं क्योंकि तब ममता विरोधी मतदाताओं को लगा था कि बीजेपी ममता को सत्ता से उखाड़ फेंक सकती है। लेकिन 2021 में ममता बनर्जी ने बीजेपी को पटकनी देकर हिसाब बराबर कर दिया। दोस्तों, अब हम बात करते हैं यूपी से लेकर पूर्वोत्तर की सीटें बचाए रखने की चुनौती पर। यूपी से लेकर आसाम तक बीजेपी के सामने पिछले चुनाव में जीती ज़्यादातर सीटों को बचाए रखने की चुनौती है। बीजेपी ने यूपी में सभी सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। यह एक बड़ी चुनौती है। इसी तरह झारखंड की ज़्यादातर सीटें बीजेपी के पास हैं। इन्हें बचाए रखना एक बड़ी चुनौती है। उड़ीसा में बीजेपी के पास 21 में से 9 सीटें हैं। पूर्वोत्तर राज्यों की 25 लोकसभा सीटों में से 24 बीजेपी सरकार बरकरार रखने की चुनौती है। दोस्तों, इन सब चुनौतियों का बीजेपी कैसे मुकाबला करेगी और क्या विपक्ष उसे दमखम के साथ चुनौती दे पाएगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो
तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।